क्लास आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एमपी सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन जैसे कि एमपी सेट और यूजीसी नेट का सिलेबस बिल्कुल ही सिमिलर है, तो इन क्वेश्चंस को आप नेट के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस हैं। इस लेसन में आपको देखेंगे वर्ल्ड वाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि जर्मन राइटर्स से रिलेटेड, न्यूजीलैंड के राइटर भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कनाडियन राइटर एंड रिलेटेड टू फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश तो हमारे सामने आते ही हैं। तो एक्चुअली अगर हम थ्योरी वाइज पढ़ते हैं तो ज़्यादा डीप हो जाता है, लेंदी हो जाता है। अगर हमारे सामने डायरेक्ट एक कनाडियन राइटर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस कनाडियन को जाके फिर अच्छे से डिटेल से पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स हम डिडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले, एग्जाम्पल पहले और उसका थ्योरी बाद में। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु रॉट द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। अगेन क्वेश्चंस देख लेंगे हमारा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। देखिए माइकल फोकॉल्ट, ये आपके द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1976 में। और इसको लिखा किसने है, तो माइकल फोकॉल्ट है। ये एफ से समझ जाइए, एफ है तो ये फ्रेंच राइटर है। 1926 इनका लाइफ स्पैन है और 1984 बिलोंग करते हैं अपना ये 20th सेंचुरी को। थोड़ा सा इनकी सेंचुरीज बताना आइडिया लग जाता है कि भाई कितने पुराने राइटर्स हैं, कब के हैं, क्योंकि सभी अगर हम किसी को हम समझ लें कि बहुत पहले का है, नहीं, ये अभी 19 के ही टाइम पे लिखा हुआ है। 1976 में ये वर्क पब्लिश हुआ है और माइकल फिकॉल्ट जो है फ्रांस के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सैड। ठीक है, एडवर्ड सैड जो है ये राइटर है और इनका ये वर्क है इन ओरिएंटलिज्म में इन्होंने क्या एग्जामाइन किया है, दैट द वास्ट ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट किसको मानते हैं, ये एक्चुअली ओरिएंट ये मान रहे हैं ईस्ट, द ईस्ट, जो हमारे वर्ल्ड में जो ईस्ट है या फिर एशिया साइड है, उनको इन्होंने एग्जामाइन किया है। ओरिएंटलिज्म एशियंस के लिए ही वर्ड आया है, ईस्टर्न लोगों के लिए। तो ये है। अब ये जो हमारे एडवर्ड सैड हैं ये फ़िलिस्तीन के राइटर हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए फ़िलिस्तीन है ये, ओके, फ़लस्तीनियन बॉर्न है और फ़लस्तीनियन अमेरिकन प्रोफेसर है, ओके। 1935 बॉर्न एंड 2003 इनका डेथ है। तो एडवर्ड सैड ने एग्जामाइन किया है एक्चुअली ओरिएंट को, जो कि द ईस्ट, और इनका वर्क है द ओरिएंटलिज्म पब्लिश हुआ है 1978 में। द वास्ट ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑन द ऑफ द ओरिएंट। तो क्या ट्रेडिशन रहा ओरिएंट के वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन का। एडवर्ड सैड का नाम याद रखना, पैलेस्टीन अमेरिकन प्रोफेसर हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज आंसर इज ट्रोकैक फुट। ये एक मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक स्ट्रेस सिलेबस जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को फॉलो कर रहा है वो होता है आपका ट्रोकैक फुट। इतना ही हमको इसमें याद कर लेना है। हु रॉट टेलीविज़न कल्चर, ऑप्शन आंसर जॉन फिस्क। देखिए ये जो है ये अगेन अमेरिकन फिलोसफर हैं जॉन फिस्क, और इन्होंने ये वर्क लिखा है टेलीविज़न कल्चर, टेलीविज़न के कल्चर से रिलेटेड है। अमेरिकन फिलोसफर है, 18 के टाइम के हैं ये, 1842 इनका बॉर्न है, 1901। देखिए जिसमें हमको डिटेल्स ज़्यादा से देखनी है उसमें हम ज़रूर से देख रहे हैं, और अगर हर किसी की डिटेल दिखेंगे तो हमारा जो हमारे माइंड का डेटा है उसका भी हमको देखना होता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमको वही आगे कवर करके चलना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको सिर्फ उनको एज इट इज़ ही समझ लेना होता है, लर्न कर लेना होता है। अब हमको इंपॉर्टेंट वर्क ज़रूर से पढ़ना होता है, उनके कैरेक्टर पढ़ना होते हैं, उनसे समरी हमको स्टोरी पता होनी चाहिए, लेकिन हर वर्क के लिए ये पॉसिबल नहीं है और इतने से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। द एम्पायर अ कोलैबोरेटिव बुक विच डील्स विद क्रिटिसिज्म। देखिए एम्पायर है, ये वर्क है, कोलैबोरेटेड बुक है, तो इसको लिखने वाले 2 लोग हैं, एक है आपके माइकल हेरल्ड एंड एक है एंटोनियो नेग्री। ठीक है, माइकल हार्डेट एंड ये आपके हैं अमेरिकन। माइकल जो है अमेरिकन है और दूसरे हैं जो आपके एंटोनियो, कोलैबोरेटिव में लिखी गई है ये क्रिटिसिज्म के बारे में। एंटोनियो नेग्री हैं, ये इटालियन है, ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। इन दोनों ने कोलैबोरेटिव में लिखा है ये एम्पायर वर्क, क्रिटिसिज्म को लेकर है ये। तो इसमें आपको पॉइंट याद रख लेना, एम्पायर और क्रिटिसिज्म। देखिए एम्पायर है, राजा है, सम्राट है, उनका साम्राज्य है, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। कुछ ट्रिक लगा के भी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का राइजिंग मेजर्स क्या होता है, दोज फीड विच एंड्स विद अ स्ट्रेस सिलेबल। ये राइजिंग मेजर्स भी होता है, इसका डाउन भी होता है, डाउन मेजर्स।
इसमें क्या हो जाता है, दोज फीट विच एंड्स विद अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये एंड हो रहा है स्ट्रेस्ड सिलेबल पे, राइजिंग है तो स्ट्रेस्ड है, ऐसे याद कर लेना। और जो स्ट्रेस सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को फॉलो करता है वो आपका ट्रोफैक फुट होता है, वो हमने अपने पीछे लेसन में क्वेश्चन में बताया आपको। नेक्स्ट अगेन देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और इनको कहाँ से ये लिए गए हैं ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चंस है। तो शुरू कर लेंगे हम लोग, इसका आंसर ए ही है, मैच करते हुए चलेंगे। गुड सेंस इज़ द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, गुड सेंस इज़ द बॉडी ऑफ, ये आपका सेंटेंस है कॉलरिज का बायोग्राफी लिटरेरिया से। बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज की ऑटोबायोग्राफी वर्क है, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, 1817 में ये पब्लिश हुआ था। एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसमें ये वर्क हमको लिखने को देखने को मिल जाता है। गुड सेंस इज़ द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। नेक्स्ट लाइन है पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड अ फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। देखिए अब ये कोटेशन एज इट इज़ समझ लीजिए, पोइट्री को लेकर कह रहे हैं, तो पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये आपका आंसर है वर्ड्सवर्थ का। तो ये वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलाड से लिया गया। लिरिकल बैलाड आपका 1798 में पब्लिश हुआ था और लिरिकल बैलाड एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कोलाबोरेशन के साथ पब्लिश हुआ था, ठीक है। हाँ लेकिन ये लाइन हमारी वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ डिस्क्रिप्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूक द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक। ये देखिए क्रिटिसिज्म की बात चल रही है, क्रिटिक वाला है इसका आंसर। वैसे ब्रूक्स का जो वर्क है, ठीक है, ये द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक। नेक्स्ट है आपका नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इज एज रिच आर टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोइट्स हैव डन, ठीक है। नेचर नेवर सेट्स फोर्थ द अर्थ इन एज रिच आर टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोइट्स हैव डन। फिलिप सिडनी का जो वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसका एक और नाम है द डिफेंस ऑफ पोजी, ये वही वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1595 में। यहाँ पर फिलिप सिडनी का ये लाइन है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश वोकैबलरी वॉज एनरिच्ड बाय, तो देखिए इंग्लिश वोकैबलरी कैसे आपकी निकली थी, फ्रेंच से, इसका आंसर फ्रेंच है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसा पीरियड जो कब हुआ था, ये जो हुआ था 1066 के टाइम पर, ठीक है। नॉर्मन जो एक विजय हुआ था इंग्लैंड में, इन्वेजन हुआ था और इंग्लैंड पर, तो ये जीते थे नॉर्मन्स। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लिंग्विस्टिक कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिंग्विस्टिक कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे इन्होंने चेंज लेकर आए थे, और जो कि थे विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ठीक है। तो 1066 की बात है, ये 1066 का बात है, और ये इंग्लिश वोकैबलरी एनरिच हुई थी फ्रेंच भाषा से। ध्यान रखना है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का टाइम 1066। अगेन ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है आपके कैटेगरीज ऑफ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन कई तरह से होता है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन या अंडरस्टैंडिंग बेस पर, ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन किस किस बेस पे होता है, ये वो नाम लिखे हैं, मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन या एडेप्टेशन, ठीक है। इन 4 तरीके से मान लो ट्रांसलेशन का तरीका बता रहे हैं, तो क्या क्या इसमें क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका मेटाफ्रेज। मेटाफ्रेज आपका होता है वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन, ठीक है, मेटाफ्रेज। और ये मेटाफ्रेज इज ऑल्सो द ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री इनटू प्रोज। जब पोइट्री का ट्रांसलेशन होता है प्रोज में, तब इस टाइप का ट्रांसलेशन का यूज़ होता है, वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज में आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन विथ लिटरेचर, ए, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है आपका। तो सेकंड का ए हो जाएगा। तो देख लेंगे ट्रांसलेशन विथ लैटिट्यूड, तो इसमें आपका पैराफ्रेज एक इस तरह का होता है जिसमें रीस्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग टू अ टेक्स्ट और पैसेज यूजिंग अदर वर्ड्स। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ हो, पैराफ्रेज में अदर वर्ड्स का भी यूज़ करके फिर रीस्टेट कर दिया जाता है, स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट में कर दिया जाता है टेक्स्ट और पैसेज का। नेक्स्ट है इमिटेशन। तो इमिटेशन आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका forsake बोथ वर्ड्स एंड सेंस, ठीक है। इमिटेशंस में वर्ड्स और सेंस को भूल कर
एक अलग ही तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। एंड एडेप्टेशन का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर और लेस फ्री ट्रांसलेशन। एडप्ट कर लिया कंटेंट को और फ्री ट्रांसलेशन अपने वे से करते हैं। तो ये कैटेगरीज ऑफ ट्रांसलेशन है और किसका कौन सा हमें याद रख लेना। और पोइट्री को जो प्रोज में कन्वर्ट करते हैं वो मेटाफ्रेजिस का आंसर होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द हिस्ट्री ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैनेडियन लिटरेचर का क्वेश्चन आ रहा है तो किसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ कैनेडियन लिटरेचर? इनमें से आंसर इज W.H. न्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और कैनेडियन पोइट हैं ये अगेन विलियम हर्बर्ट न्यू। इनका नाम फुल नाम क्या है? विलियम, W से विलियम, H से हर्बर्ट और न्यू। विलियम हर्बर्ट न्यू कनाडियन पोइट हैं जिन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। ऐसे ही आया था हमारे सामने द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। ये कॉमन से क्वेश्चन है, बेसिक सरफेस के क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ओके, वर्ल्ड लिटरेचर से। और इनका जो बोर्न है विलियम हर्बर्ट न्यू का 1938 है, तो ये इनका टाइम पीरियड भी हमको इससे आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, द महाभारत वॉज रिटन बाय गणपति। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिटन लिखा किसने है, तो लिखा तो गणपति जी ने है ना, डिक्टेशन ऑफ महर्षि व्यास। तो यही इसका इजी और इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टिन ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिन ड्रम इज़ रिटन बाय। तो क्या है ये टिन ड्रम? एक नॉवल है, इसमें नहीं लिखा है ना, इनका जेनर नहीं लिखा होता, हमको पता होना चाहिए लेकिन जान लेना चाहिए जेनर को भी। ये एक नॉवल वर्क है जो पब्लिश्ड हुआ है 1959 में। किसने लिखा है? आंसर इज गुंटर ग्रास, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। एंड देखेंगे इसके बारे में, टिन ड्रम एक नॉवल है, ओरिजिनली जर्मन में लिखा गया है, ये भी ध्यान रख लेना। ये जो हमारे गुंटर ग्रास हैं ये जर्मन राइटर है, नॉवलिस्ट है। मैंने आपको बताया था आज इस लेसन में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट राइटर अलग अलग नेम देखेंगे। विलियम हर्बर्ट न्यू कैनेडियन पोइट हैं, इसी तरह गुंटर ग्रास, जी से नाम है ना इनका, तो जर्मन, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इनका पूरा नाम है गुंटर विल्हेल्म ग्रास, ओके। टाइम स्पैन इनका क्या है? देख लेते हैं, इनका टाइम स्पैन है 1927 का बोर्न है एंड 15 का डेथ है इनका 2015। एंड गुंटर ग्रास जो कि जर्मन आपके राइटर हैं, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है द टिन ड्रम, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, यही मुझे बताना था, मैं एक पॉइंट मेरा रह रहा था। 1999 में नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टिन ड्रम, इसीलिए इनका क्वेश्चन यहाँ लिया जा रहा है। नोबेल प्राइज़ विनर के सारे राइटर्स देख लेना, बेस्ट होता है फॉर UGC नेट। तो टिन ड्रम, गुंटर ग्रास नोबेल प्राइज़ विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटम ड्वेलिंग इज़ रिटन बाय। फैंटम ड्वेलिंग किसने लिखा? ऑप्शन करेक्ट इज ज्यूडिथ राइट। ये एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन पोइट है, ध्यान रखना। अगेन जर्मन के बाद ऑस्ट्रियन, यहाँ हमने फ्रांस देख लिया, जर्मन आ गया, अब ऑस्ट्रियन राइटर आ गई ज्यूडिथ राइट। और ऑस्ट्रेलिया की है ये, 1915 to 2000 ये इनका लाइफ स्पैन है। फैंटम ड्वेलिंग जो वर्क है ये 1985 में पब्लिश हुआ है, ध्यान रखना है। ज्यूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर पिप नॉवल बाय लॉयड जोन्स केम इन द ईयर। किस साल में ये पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 2006 में। देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 2006 में पब्लिश हुआ था मास्टर पिप। इसका कई मूवीज़ के लिए अडेप्टेशन भी हुआ है। तो लॉयड जोन्स हैं, जो इनका पूरा नाम है लॉयड डेविड जोन्स, ओके। ये एक न्यूजीलैंड के ऑथर हैं, ध्यान रख लिए, न्यूजीलैंड के। ज्यूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन है, गुंटर ग्रास जर्मन, एंड लॉयड डेविड जोन्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपके न्यूजीलैंड राइटर हैं और बिलोंग कर, इनका जो बॉर्न है वो 1955 का है। ये जो वर्क है मास्टर पिप एक नॉवल है जो कि 2006 में पब्लिश हुआ है स्टूडेंट्स। और मास्टर पिप ये वर्क है वॉन द कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़, इनको इसके लिए कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ भी मिला था एंड ये शॉर्ट लिस्टेड भी हुआ था बुकर प्राइज़ के लिए, ओके। तो अगेन मास्टर पिप रिटन बाय अ न्यूजीलैंड ऑथर लॉयड जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिल टोमिन विथ स्यूडोनिम हिल पाम वॉज बोर्न इन। देखिए स्यूडोनिम से क्वेश्चन आ गया, स्यूडोनिम से भी क्वेश्चन आते हैं भी, क्योंकि राइटर्स जो भी स्यूडोनिम रखते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है जर्मन लिरिक्स
राइटर हैं, पोइट हैं। हिल्ड डोमिन, इन्होंने रखा अपना स्यूडोनिम यानी कि एक नकली नाम पब्लिश कराने के लिए वर्क को अपने, और इनका जो स्यूडोनिम था हिल्ड पाम वॉज बोर्न इन 1909। इनका जन्म हुआ है 1909 में। ओके, एंड डेथ हुई है 2006 में। जन्म हुआ इनका कोलेग्न जर्मनी में। जर्मन राइटर है ये, अगेन जर्मन राइटर मैं बता ही चुकी हूँ, हिल्ड डोमिन जर्मन राइटर। तो जर्मन में जन्म हुआ है और ये फीमेल राइटर है, ये देख लें आप लोग, ठीक है। स्यूडोनिम इनका हिल्ड पाम, 1909 बॉर्न। ये है इनके ट्रांसलेशन वर्क, A.K. रामानुजन, मोहिनी चटर्जी एंड रमेश चंद्र दत्त। ये ट्रांसलेटर हैं, ऐसे तो राइटर हैं पर यहाँ ट्रांसलेटर है और यहाँ इनका ट्रांसलेशन वर्क है। तो किसने कौन सा ट्रांसलेशन किया है? A.K. रामानुजन जी का है स्पीकिंग ऑफ शिवा, जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था, पोइट्री वर्क है ये। एडिटर हैं ये इसके A.K. रामानुजन जी। ओके, मोहिनी चटर्जी का वर्क है द भगवत गीता, एंड रमेश चंद्र दत्त का है द रामायण। इसका फुल टाइटल है द रामायण, द एपिक ऑफ राम प्रिंस ऑफ इंडिया, ऐसे 1899 में ये पब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्पीकिंग ऑफ शिवा एक पोइट्री वर्क है, A.K. रामानुजन जी ने ट्रांसलेट किया था। मोहिनी चटर्जी भगवत गीता एंड रमेश चंद्र दत्त का रामायण, R फॉर रमेश, ऐसे R फॉर रामायण, कनेक्ट करके लर्न करते चलें। हु रॉट द लाइफ डिवाइन? एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, श्री औरबिंदो जी का, कि लाइफ डिवाइन वर्क किसने लिखा? तो औरबिंदो जी इसके राइटर हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी पोएम है जो इन्होंने नहीं लिखी है? इंडियन फिलोसफी ये इनका नहीं है। बाकी जो इनके हैं वो हमें यहाँ याद कर लेना है। पैलेंक्विन बियरर, ओके, पालकी जो उठाने वाले होते हैं, पैलेंक्विन। सॉन्ग ऑफ राधा, फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल, कोरोमंडल जो तट है उसके बारे में इन्होंने लिखा था, तो सरोजनी नायडू जी का ये इंडियन फिलोसफी का नहीं है। भारता इन्यूमरेट्स इन हिज क्लासिकल मैनुअल्स टू ड्रामा, सी, ऑप्शन सी 8 रस, ठीक है। हमारे इसमें 8 रस बताए गए हैं इनके द्वारा, भरता जी के द्वारा। तो क्लासिकल ड्रामा में ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ लेते, जो हमने ड्रामास के डिवाइसेस पढ़े हैं, गॉथिक होते हैं और कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, ट्रेजी कॉमेडीज़ है, ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, ये सब क्या इस तरह ये रसेस होते हैं जो भी पढ़े जाते हैं हमारे लिटरेचर में। कुंतक थ्योरी ऑफ वक्रोक्ति वर्क्स एट टैश लेवल ऑफ लैंग्वेज, तो आंसर इज बी 6, ठीक है। इसका आपका 6 हो जाएगा। 6 लेवल ऑफ लैंग्वेज में इसको पढ़ा गया है, समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1950? नोबेल प्राइज़ से आपके कम से कम 2 to 4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, चाहे नोबेल प्राइज़ विनर से आए, चाहे नोबेल प्राइज़ ईयर से आए। तो कौन है जिसने 1950 में नोबेल प्राइज़ जीता था? इसमें 1950 लिखा है और 49 भी है आंसर में, जैसे कि अगर विलियम फॉकनर इसका आंसर दिया हुआ है, विलियम फॉकनर, तो नेट पर देखने पर इनका 49 लिखा आ रहा है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और हो सकता है भी अनाउंस 1949 में हो गया हो, रिसीव 1950 में किया हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लास्ट दिसंबर चल रहा हो, देन जनवरी आ गया हो, वो चीज़ की वजह से, है ना। तो इसका आंसर आपका विलियम फॉकनर है, अमेरिकन राइटर है ये, एंड इनका फुल नाम है विलियम कटबर्थ, CUTHBERT, कटबर्थ, विलियम कटबर्थ फॉकनर, ओके। और ये एक फिक्शनल रीजन जो है योगना पाटवा काउंटी इन्होंने ही क्रिएट किया है अपने वर्क में, जैसे कि R.K. नारायण जी का है मालगुड़ी, ऐसे ही विलियम फॉकनर ने योगना पाटवा एक बनाया है, ओके। इनको पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है 1955 एंड 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन? एमिली डिकिंसन फुल नेम इज़ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। शी रेयरली लेफ्ट होम, घर से बहुत कम निकलती थी एमिली डिकिंसन जो थी, रेयरली, ओके। इनका जो लाइफ स्पैन है 1830 to 1886। अब देखिए इनके बारे में यही क्वेश्चन बन गया बायोग्राफी से कि घर में ही बहुत रहती थी, कहीं नहीं निकलती थी। अमेरिकन पोइट हैं ये, एमिली डिकिंसन, रेयरली लेफ्ट होम, यही इनके बारे में एक बात है। अंडर द ओल्ड एल्म इज़ एन व्हाट? इट इज़ एन ओड, ये एक ओड है और लिखा किसने इसको? होमर बिल्बर ने, ठीक है। ये होमर बिल्बर है, ये इनके द्वारा लिखा गया है, होमर बिल्बर, इम्पोर्टेंट है ये, पब्लिश हुआ है 1888 में।
आंसर इज ओड, अंडर द ओल्ड एल्म। डायरेक्ट आपका लिटरेरी फॉर्म से क्वेश्चन बन रहा है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज, कितने बार उनको मिला है? 4 टाइम मिला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को पुलित्जर प्राइज। ओनली पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर गॉट 4 टाइम पुलित्जर प्राइज। पहला मिला है 1924 में, नेक्स्ट मिला है 1931, उसके बाद थर्ड वन 1937 एंड फोर्थ वन इज 1943 में मिला है इनको। और अमेरिकन पोइट है ये, 1874 से 1963 इनका लाइफ स्पैन है। पहला जो इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, देन सेकंड कलेक्टेड पोएम्स के लिए, थर्ड वन फॉर फर्दर रेंज एंड फोर्थ वन फॉर अ विटनेस ट्री। इंपॉर्टेंट। द पाथ ऑफ थंडर इज रिटन बाय पीटर अब्राहम्स। पीटर अब्राहम साउथ अफ्रीकन बोर्न राइटर हैं, ध्यान रखें। ओके, इनका जो डेथ हुआ था वो मर्डर से हो गया था, मर्डर कर दिया गया था इनका। और 1919 में जन्म है, 2017 में इनका मर्डर हो गया था। अरे तो साउथ अफ्रीकन बोर्न राइटर है। इनका फेमस वर्क है माइन बॉय, 1946 में आया था। एक और वर्क है अ रेथ फॉर यूडोमो। ओके, तो पाथ ऑफ थंडर, थंडर से याद रखना, अ पाथ ऑफ थंडर, पीटर अब्राहम्स, साउथ अफ्रीकन राइटर। आनंद वर्धन्स थ्योरी ऑफ ध्वनि इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन का इनका रिपीट हुआ है। आनंद वर्धन जी का ध्वनि एक और आया था, इसका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो इनका जो थ्योरी है ध्वनि वो किस पे बेस्ड है? ऑप्शन डी, अभिधा, लक्षणा एंड व्यंजन। ओके, इस पर इनका ये आनंद वर्धन जी का थ्योरी ध्वनि का बेस्ड है। Which of the following is not included in some larger containing structure by the structuralist critic to analyze prose narrative? Okay, इनमें से कौन है? A series of random comments on narrative arranged alphabetically. कौन से हैं जो इंक्लूड नहीं है लार्जर कंटेनिंग स्ट्रक्चर? जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, जो प्रोस को एनालाइज करते हुए नरेटिव करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अ सीरीज ऑफ रैंडम कमेंट्स ऑन नरेटिव अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। ये उसमें नहीं माना जाता है, मान लो कमेंट्स आ रहे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया, ये नहीं। बाकी इंक्लूड क्या होता है वो देख लेंगे। द कन्वेंशन ऑफ पर्टिकुलर लिटरेरी जेनर इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर प्रोज को नरेटिव करते हुए क्रिटिक्स बता रहे हैं स्ट्रक्चर वे में, तो उसमें लिटरेरी जेनर बताएंगे वो। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ पैटर्न्स भी बताना है, इंटर टेक्सचुअल कनेक्शन बताना है, भाई कमेंट्स नहीं बताना है, ये आप समझ लें ऐसे। To refer to the unresolvable difficulties a next may open up, Derrida make use of the term. Answer is आपका aporia. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, एपोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक आपकी टर्म है जो कि डेरिडा ने यूज़ करा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। हु रॉट दिस लाइन येट इफ़ द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन। यहाँ देखिए आपकी लाइंस सीधे कोटेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी हम वर्क पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, तो उनके ये हमको देखना होते हैं, लिखना होता है लगाकर। consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to success, tradition should positively be discouraged. We have seen many such simple currents soon lost in the sand, and novelty is better than repetition. ये आपका T.S. Eliot का important line है। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एज स्कोप थ्योरी रिलेट्स टू बी ट्रांसलेशन। ठीक है, ये थ्योरीज होती हैं, ट्रांसलेशन के मेथड्स भी हमने पिछले देखे हैं। तो यहाँ एस्कोप थ्योरी, एस्कोपोस थ्योरी जो बता रहे हैं वो ट्रांसलेशन से, और इसके बारे में मैंने कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी डिटेल इसकी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? सारे रेयर एंड न्यू क्वेश्चंस हैं, आपकी हेल्प होने वाली है काफ़ी एग्जामिनेशन में। आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं, एनालिसिस भी समझते चलें साथ में, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। फर्स्ट पेपर को भी ना छोड़ें, उसको भी साथ लेके चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।